हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मज़े से होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके इस चैनल पर चैप्टर नंबर 11 कक्षा 12, ठीक है ना। नाम है त्रिविम ज्यामिति, 3D ज्योमेट्री की बात करेंगे। इसका कुछ हिस्सा शुरुआत की गई थी कक्षा 11 के अंदर, चैप्टर नंबर 12। जिन बच्चों ने 11वीं में थोड़ी मेहनत करी होगी तो उनको पता होगा कि हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है। वहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई गई थी, बड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने 3D का लिया था। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है 11th में, तो पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आप देख लें, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। और वैसे भी अगर जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर वेक्टर करा होगा उनको 3D का थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा। 3D के अंदर हम लोग बात करते हैं, 2D के अंदर दो चीजें होती हैं, केवल दो अक्षों की बात करते हैं, एक्स अक्ष की बात करते हैं, वाई अक्ष की बात करते हैं, ठीक है। और 3D के अंदर तीन अक्षों की बात करते हैं। जैसे हमारे पास में इस तरीके से तीन एक्सिस होंगे जो परस्पर लंबवत होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी काफी कुछ चर्चा करी है। इसको एक्स एक्स कह लो, इसको वाई कह लो, इसको जेड एक्स कह लो, ठीक है ना। 2D के अंदर मतलब है कि अगर हम किसी बिंदु को दिखाएंगे बच्चों, तो वो 2D का मतलब किसी तल में होगा। तल का मतलब जैसे ये जो मेरा बोर्ड है, आपके घरों की दीवारें हैं, ये अगर इन पर आप कुछ लिखते हो, कुछ लाइन बनाते हो, कुछ सर्कल बनाते हो, कोई भी आकृति बनाते हो पेन से, चौक से, स्केच से, तो बच्चों वो होती है 2D आकृति जो उसमें बना रहे हैं। 2D में है, हम 2D में बना रहे हैं। 3D का मतलब ये है कि 3D का मतलब इसमें एक एक्सिस और इंक्लूड करते हैं, जेड एक्सिस। तो फिर हम स्पेस में बात कर रहे होते हैं। स्पेस का मतलब खाली जगह में बात करते हैं, अंतरिक्ष में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। खाली जगह के अंदर अगर आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन दोगे तो उसको रेफरेंस के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से किस तरह से कितनी डिस्टेंस पर है या किस तरीके से है वो, ठीक है ना। किसी बिंदु की स्थिति को बताना, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, ये सब बातें क्लास 11th के अंदर हमने 3D में सीखी थी। आज जो हमें सीखना है, बेसिकली हमें इस टॉपिक के अंदर जो मेन बात डिस्कस करनी है वो बात करनी है कि 3D में हम लाइन के बारे में बात, 3D में हम रेखा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेखा। रेखा मतलब लाइन की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। 3D में हम लाइन कैसे करते हैं। देखो 2D के अंदर अगर मैं इस 2D की बात करूं तो अभी मैं बहुत ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी देर आप मेरी बातें समझ लेना, और बहुत छोटी सी बातें हैं और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन इसके हैं। किसी भी किताब का क्वेश्चन आप कर दोगे अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन को ढंग से देख लिया तो। बेसिकली 2D अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग 2D मतलब द्विविमीय ज्यामिति की बात करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर किसी रेखा को कंसीडर करते हैं, एक सिंपल रेखा मान लीजिए जो मूल बिंदु से होके जा रही है, इस रेखा को हम लोग कह सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, जैसे ये रेखा एल है। तो इस रेखा का झुकाव है ना, रेफरेंस, कि ये कितनी झुकी हुई है या ये किस तरह से निकल रही है, इस बात की जानकारी हम लोगों को कैसे पता चलती थी। तो हमें एक चीज हम यहां पर देखते थे कि उसका झुकाव देखते थे। झुकाव का मतलब कि इस रेखा का एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ कितना एंगल बन रहा है, इसको हम झुकाव कहते थे। और फिर लास्ट में जाके हम इसकी ढाल, जिसको हम ढाल कहते थे, या फिर इसका एक नाम और होता है प्रवणता, और अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं बच्चों? स्लोप। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते थे और एम निकाल लेते थे कि एम बराबर होता है टेन थीटा। तो ये जो एम है ये हमें ये बता देता था कि ये अक्षों से किस तरीके से निकल रहा है। इस बारे में हमने कक्षा 11 का 10वां चैप्टर शायद पढ़ा है, मैं अगर एग्जैक्ट देख पा रहा हूं, ठीक है ना। कक्षा 11 का 10वां चैप्टर हमने पढ़ा है, सरल रेखाएं, जहां पर हमने इस पर खूब बातें करी है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को करना क्या है बच्चों, हम लोगों को करना है कि 3D सिस्टम के अंदर, 3D सिस्टम का मतलब अगर हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर, ठीक है ना, किसी भी रेखा को देखना चाहते हैं, तो फिर हम लोग, जैसे यहां हमने प्रवणता या ढाल के बारे में पढ़ा था, तो यहां क्या पढ़ा जाएगा?
यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, तो हम लोग एक मान लेते हैं कि कोई लाइन हमारे पास 3D के अंदर इस तरीके से है, जो मूल बिंदु से होके जा रही, इस तरीके से हमने एक लाइन ले ली और इस लाइन को मैंने एल ही कह दिया। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर तो हम देख पा रहे थे कि भैया एक्स एक्स से एंगल, तो एक्स एक्स की दंदिशा से एंगल तो थीटा बन रहा है, और इसको आप 2 मिनट नहीं लगाओ निकालने में कि सर वाई एक्सिस का 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो हमें क्लियरली पता चल जाता था कि ये रेखा जो एल है, ये रेखा जो एल है हमारी, ये एक्स एक्स से कितना झुकाव है और वाई एक्सिस का झुकाव कितना है। तो बच्चों यहां पर हम कैसे देखेंगे किसी रेखा एल के बारे में बात यहां कैसे करेंगे, इसी को थोड़ा सा देखेंगे बहुत ध्यान से, फिर आप लोग फटाफट क्वेश्चंस करने शुरू कर दोगे। ये मूल बिंदु है। तो मैंने अपनी तरफ से कोई लाइन ले ली इस तरीके से, और ये लाइन हमने इस तरीके से ले ली। ये लाइन अगर एक्स एक्स से हम लोग कह लेते हैं कि ये अल्फा एंगल बना रहा है, जो कि हमने अभी अभी देखो सीधी सी बात है, हमने वेक्टर पढ़ के आए हैं और वेक्टर में सीखी गई बहुत सारी बातें यहाँ इस्तेमाल में हम लाएंगे। अभी देखना इस पूरे चैप्टर को वेक्टर ही बना देंगे। वेक्टर में जो सीखा है सदिश, जो अभी बीजगणित पढ़ा है, उस सदिश बीजगणित का सदुपयोग यहाँ कर लेंगे हम लोग। तो अगर ये एक्स अक्ष से की धन दिशा से अल्फा एंगल बना ले, वाई एक्स से ये बीटा एंगल बना ले, आप लोग बिल्कुल इस बात को ध्यान से समझेंगे। कभी आप ये कहो कि सर ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, नहीं। ये लाइन बेसिकली कैसे है आपको पता है, ये जेड एक्स भी ऐसे नहीं है, ये जेड एक्स भी ऐसे नहीं है, जेड एक्स भी ऐसे है इस पेन के अनुदिश, इसकी डायरेक्शन में एक्स उधर हो गया, वाई इधर हो गया, जेड इधर हो गया, ठीक है ना आपके पास में। ये मानिए कि ये जो रेखा है, ये जो हमने रेखा एल ली है, जो लाइन एल ली है, ये खाली स्थान में जैसे आपके कमरे के अंदर कहीं है, और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्स अक्ष के साथ में हम लोग अल्फा एंगल लेते हैं, वाई एक्स के साथ में हम लोग बीटा एंगल ले लेते हैं, और सपोज कर लो इस लाइन का जो एंगल है बच्चों जेड एक्स के साथ में वो गामा ले लेते हैं। वेक्टर में भी हमने ये बात करी थी। तो जैसे यहां पर हमने डिफाइन किया था ढाल, किसी रेखा का ढाल है ना, रेखा का ढाल या फिर प्रवणता, रेखा का ढाल या फिर प्रवणता को डिफाइन किया था। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, 3D में रेखा के लिए हम लोग बात करते हैं डीसीज, जो हमने वेक्टर के लिए पढ़ा है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस। हम यहां पर रेखा के द्विक कोसाइन के बारे में हम लोग कोसाइन के बारे में बात करते हैं, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटे डायरेक्शन कोसाइंस। और शॉर्टकट में हम लोग बात कर लेते हैं इसको, शॉर्टकट में हम लोग इसको डीसीज लिख लेते हैं। किसके डीसीज, किसके बच्चा, डीसी लिख के उस पर कोमा और डीसीज। तो पुराना लिखने का कभी भी हम लोग द्विक कोसाइन या फिर डायरेक्शन कोसाइन नहीं लिखेंगे, छोटी सी बात लिखेंगे डीसीज। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं ये रेखा एल है, तो रेखा एल के हम लोग डीसीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, डीसीज। और आपको पता है वो होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। जैसे वेक्टर में हमने पढ़ा है, कई बार हमने डीसीज के बारे में बात कर ली है। यानी कि एक्स एक्स के साथ में जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन ले लेंगे और कोज्या ले लेंगे, और जो वाई से बन रहा है एंगल उससे कोसाइन ले लेंगे, और जो जेड से एंगल बन रहा है। तो ये हमारे कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं इस रेखा एल के द्विक कोसाइन। और हमने एक बात और पढ़ी थी क्या, आप अगर नहीं भी पढ़ी थी तो यहां समझ लें, इस cos अल्फा को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग इस tan थीटा को यहां पर M से रिप्रेजेंट करते थे। तो बच्चों यहां पर हम लोग इसको L से, cos अल्फा को L से, cos बीटा को बच्चों M से, और cos गामा को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बातें हम पहले भी करी हैं और अब भी दोबारा से समझ रहे हैं, ये हो गई, ठीक है ना। क्लियर होगी आपको बात कि जिस तरीके से 2D में हम प्रवणता के बारे में बात करते थे, तो यहां पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, रेखा के डीसीज के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात करेंगे। क्या मैं आपको समझा पाया वो बातें जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, इसका तो हमें कुछ काम नहीं है, तो रेफरेंस के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों को। एक बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है।
देखो वेक्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा यहां पर दोबारा से वेक्टर को रिकॉल कर रहा हूं। किसी भी सदिश के हमने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे, ठीक है बच्चों। अगर ये वेक्टर हमारे पास में ए है, ये मूल बिंदु है, तो ये मूल बिंदु से शुरू हुआ वेक्टर, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु तो मूल बिंदु था, अंतिम बिंदु यहां कहीं ना कहीं सपोज कर लो ए है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस देखने का तरीका एक था कि ये एक्स एक्स के साथ में अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्स के साथ में बीटा बनाए, और बच्चों जेड एक्स के साथ में अगर ये गामा एंगल बनाए। फिर सीधी सी बात है, वेक्टर ए के हम लोग जो डीसीज लिखते थे वो वही लिखते थे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं। तो कोई अंतर नहीं है। आप कहोगे सर फिर अंतर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो आपको मैं ये कहूं कि किसी रेखा के डीसीज और किसी वेक्टर के डीसीज, है ना, क्या दोनों बातें सेम है क्या? कुछ हद तक सेम है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि हम इसमें एक केस और डिस्कस करने वाले हैं अभी अभी। अब देखो, क्योंकि लाइन वेक्टर की खास बात होती है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, किसी एक खास दिशा में जाता है, इसलिए ये हम लोग देख लेते हैं इधर जा रहा है, तो हम लोग केवल एक ही तरफ इसके एंगल मेजर कर लेते हैं। लेकिन लाइन की खास बात क्या है? लाइन बेटा इधर की तरफ भी उतना ही बढ़ने की कोशिश करेगी, इधर की तरफ भी बढ़ने की उतनी ही कोशिश करेगी, तो लाइन का दोनों तरफ से विस्तार हो सकता है। तो अगर हम देखें तो एक वेक्टर जैसी स्थिति इधर बनी हुई है, एक वेक्टर जैसी स्थिति इधर बनी हुई है, तो इसका मतलब हमें डायरेक्शन कोसाइन के दो सेट मिलने चाहिए। मतलब किस तरीके से, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। अगर ये एक्स अक्ष के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, अगर मैं इधर से देखूं, और आपको अगर मैं इसे थोड़ा सा इधर बढ़ाऊं, तो ये एक्स अक्ष के साथ में कितने का एंगल बनाएगा? ये वाला एंगल बता सकता है क्या कोई? ठीक है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में? एक्स अक्ष के साथ में बनने वाला एंगल पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? कितना एंगल हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। मतलब आप समझा नहीं पा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखो, इस रेखा का एक्स अक्ष के साथ में जब हम लोग इधर की तरफ कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो एंगल कितना बन रहा है बच्चों? अल्फा बन रहा है। लेकिन जब रेखा को इधर की तरफ कंसीडर करेंगे, इधर की तरफ देखेंगे, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? रेखीय युग्म बन रहे हैं, क्योंकि एक रेखा पर बने हुए एंगल 180 डिग्री का होता है, तो उसको हम कह देंगे सर ये तो 180 माइनस अल्फा बन जाएगा, या फिर अगर रेडियन में बात करें सर ये पाई माइनस अल्फा बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि इस रेखा का वाई अक्ष से दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? भाई वाई अक्ष से एक तो एंगल ये बन ही रहा है ना, तो वाई अक्ष से दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? मैं गामा को थोड़ा यहां लिख देता हूं, और दूसरा वाई अक्ष से एंगल बनने वाला है बच्चों ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा। अभी आपको बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा होगा, सर चित्र में बहुत घिचपिच सी हो रही है। आप लोग थोड़ा सा खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे ना चित्र को बनाने की, देखो बिना डायग्राम के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना मैथमेटिक्स के अंदर, मतलब जिसमें डायग्राम की जरूरत होती है, बड़ा दिक्कत वाला काम है। अगर आप सोचो बिना डायग्राम के मैं सब चीजें क्लियर कर लूंगा, तो इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, आप कुछ समय के लिए उसको रट्टा मार सकते हो, लेकिन बेसिक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके अंदर, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो आपको डायग्राम ये खुद से बनाना चाहिए, और ये समझना चाहिए मैंने करा क्या है। मैंने ये करा कि ये लाइन जब इधर से देखा जाए मूल बिंदु से ऊपर की तरफ, तो ये एक्स एक्स से अल्फा कोण बनाती है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ देखा जाए तो ये पाई माइनस अल्फा बनाती है। इसी तरीके से वाई एक्स में देखा जाए कि ये जब मूल बिंदु से ऊपर की तरफ लाइन को हम की बात करते हैं, तो वाई एक्स से बीटा एंगल है, और जैसे ही हम नीचे की तरफ बात करते हैं बच्चों, तो ये पाई माइनस बीटा हो जाएगा। फिर हम लोग देखना चाहते हैं जेड एक्स से एंगल ये बनेगा छोटा सा, यहाँ जेड एक्स से छोटा सा एंगल बनेगा, ये होगा पाई माइनस गामा बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को, है ना, हम लोगों को ये बात हुई कि किसी रेखा एल के लिए हमें डीसीज यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट प्राप्त होते हैं। सेट मतलब आप समझ जाना, दो सेट्स प्राप्त होते हैं। कौन से? पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया ऊपर, एक मतलब नंबर एक तो ये वाला हो जाएगा कि पहला तो हो जाएगा
एक तो ये हो गया, नंबर एक सेट तो ये हो गया आपका, दिस इज फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट तो ये हो गया। और दूसरा सेट है ना, पहला सेट तो ऊपर है, होते हैं। प्रथम जो सेट है, पहला जो प्रथम सेट जो है, प्रथम सेट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। प्रथम सेट जो ऊपर की तरफ, प्रथम सेट जो है ऊपर लिखा है, उपरोक्त लिखा है या ऊपर लिखा है, बात समझ में आ रही है? मैंने लिख दिया है ऊपर, मैं दोबारा से लिखने में क्यों समय खराब करूं। और द्वितीय सेट जो होगा, दूसरा सेट क्या बनेगा बेटा, द्वितीय सेट बनेगा, क्योंकि एंगल्स बदल गए हैं तो बच्चों बन जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, और बच्चों कॉस पाई माइनस गामा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये आपके पास में, आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस का कोस अल्फा, देखो पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस अल्फा कितना होता है, कोस पाई माइनस अल्फा है, कोस 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हमने पढ़े, तो माइनस के कोस अल्फा होता है, ये भी माइनस के कॉस बीटा हो जाएगा और ये भी माइनस के कॉस गामा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये एल है, तो एक तो माइनस एल, एक माइनस एम और एक माइनस एन बन जाएगा। तो मतलब हमारे पास में क्या है कि दो सेट हैं, एक तो बन गया हमारे पास में एल एम एन पॉजिटिव आ जाएंगे और दूसरे जो हमने नीचे लिखे हैं वो नेगेटिव आ जाएंगे। अब बात यह है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सर वहां पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कहा जाए कि किसी भी रेखा के डीसीज निकालिए, तो फिर हम लोग कौन सा इस्तेमाल करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, इस बात में हम कंफ्यूजन में हो सकते हैं। तो भैया एक बात सुनो बस, आज के बाद ये बात ध्यान रखना, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 3D ज्योमेट्री को ही, जो हमारा इस रेखा को हम पढ़ रहे हैं, इसको एक वेक्टर के तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अध्ययन हम लोग क्या लिख लेते हैं, अध्ययन भाई हिंदी में थोड़ा सा, या फिर स्टडी लिख लेता हूं यार, आप लोग, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, स्टडी को सिंपल है ना, या फिर सरल करने के लिए हम रेखा को एक वेक्टर, एक सदिश मतलब वेक्टर, सदिश यानी कि वेक्टर के समान ही मान लेते हैं। तो ये बात जो हम लिख रहे हैं, इससे आपको दो तीन बातें समझ में आ जाएंगी कि आपको फिर हमेशा ही ये वाले ही काम करने हैं, यानी कि ये एल और एम और एन, मतलब आपको फिर ये नीचे वाला जो हमने केस डिस्कस करा है, जो द्वितीय सेट डीसीज का वो हमने डिस्कस करा है, द्वितीय सेट डीसीज का हमने जो सेट किया है, इसके बारे में हम ज्यादा बातचीत नहीं करने वाले हैं, लेकिन बताना मेरा फर्ज था तो हमने इसको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेट यूज करना है, ठीक है ना। अब मेन बात यह, जब हमने इसको वेक्टर कंसीडर कर लिया है तो आपको वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 में जो बातें हमने सीखी वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग कहीं भी धोखे से इस्तेमाल कर लेंगे, कभी भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखता हूं मैं आगे मुझे क्या पढ़ाना है, थोड़ा सिस्टम से ही चलना होता है ना बच्चों। चलिए अब आप लोगों को मैं देखो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुने, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले भी डीसीज के लिए, है ना, डीसीज के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस प्रॉपर्टी का यूज यहां भी करना है कि बच्चों एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर हमेशा ही 1 के बराबर होता है। इसको कहीं भी नोट करके आप छोड़ दो, ये पहले भी हमने पढ़ा है कि इसका इस्तेमाल अभी भी हम लोगों को करना है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद में क्या मैं कोई एग्जाम्पल आपको कराऊं क्या अभी, जिससे आपका ये चीजें पुख्ता हो जाएं अच्छे से, कोई एग्जाम्पल है इस पे? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग अपनी एनसीईआरटी किताब उठाएं, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है बच्चों, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, उदाहरण नंबर 1 की हम बात करते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए।
आपकी एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 1 दिया है, कह रहे यदि एक्स अक्ष, आप लोग किताबों का सारा थोड़ा ले लें क्योंकि किताबों से ही मैं पढ़ रहा हूं, आपके पास किताब होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं कि सब लिए बैठे होंगे। और उदाहरण नंबर 1 में कर रहा हूं इस चैप्टर नंबर 11 का। यदि एक रेखा, कोई रेखा है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्षों की धनात्मक दिशाओं से 90, 60 और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो द्विक कोसाइन ज्ञात करो। तो एक अगर डायग्राम आप बना लो, छोटा सा डायग्राम आप बना लो, डायग्राम से होता है कि क्लियरिटी आ जाती है कि ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया हमारा, इधर की तरफ हम जेड एक्सेस ले लेते हैं। कोई भी एक रेखा है, ठीक है ना, कोई भी एक रेखा है जो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, कोई इस रेखा इस तरीके से है, ठीक है, आपके पास में इस तरीके से है, मूल बिंदु से जा रही है, कहीं से जा रही है, कि वो बेटा एक्स अक्ष की धन दिशा से तो 90 डिग्री का कोण बना रही है। आप लोग कहोगे सर कैसी बकवास कर रहे हो, कैसी बकवास कर रहे हो आप, ये 90 तो 90 होगा तो ये वाई के साथ में पूरा बन जाएगा ना भाई। फिर वही कहूंगा मैं बात, हम लोग 3D पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, 3D। और 3D फिगर को आप यहां देख नहीं पाओगे अगर आप लोग, ठीक है ना, अगर आप लोग इस बात को समझ जाएं कि ये फिगर 3D है और इसको 2D पे बनाना कठिन है भाई। ये 90 आपको दिख नहीं रहा तो ये जेड भी, तो जेड एक्सिस ऐसे थोड़ा ही होती है, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं बच्चों, जेड एक्सिस भी तो ऐसे नहीं होती, जेड एक्सिस भी तो ऐसे होती है, ठीक है। तो उसने कहा है कि एक्स अक्ष की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाती है और वाई एक्सिस की दिशा से बेटे, यानी कि ये वाला जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और बच्चों जेड अक्ष के साथ में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। वो कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों ये 30 डिग्री है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को इसके डीसीज चाहिए, है ना, रेखा एल के डीसीज। अगर हम लोग नीचे वाले पोर्शन को रफ कर दें, क्योंकि हमें तो क्या करना है, इसको वेक्टर के तरीके से कंसीडर करना है, तो उसको मैं रेखा एल कह रहा हूं। तो यहां देखेंगे कि रेखा एल के जब मैं डीसीज लिखूंगा, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस लिखूंगा बच्चों, तो आप सीधी बात है अल्फा 90, बीटा 60, गामा 30, तो कॉस अल्फा मतलब 90 डिग्री कोमा कॉस 60 डिग्री कोमा कॉस 30 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू 0 कोमा 90 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू √3/2। आप देखेंगे सर ये जो है, ये जो सेट तैयार हुआ है 0 1/2, ठीक है ना, 0 1/2 एंड √3/2, ये इसके डीसीज हो जाएंगे। बड़े सिंपल वे में आपको समझा चुका हूं मैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोगों को एक टॉपिक और पढ़ना है, जरा एक बार मुझे बोर्ड खाली करा दो क्योंकि मुझे आगे भी चीजें पढ़नी है आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। रफ कर दूं इसको पूरे को, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे आप लोग, हम लोगों को अब पढ़ना है द्विक अनुपात, डायरेक्शन रेशोज। एक टॉपिक और आया है हमारे सामने, हमें पढ़ना है द्विक अनुपात। द्विक अनुपात का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको द्विक अनुपात भी कहते हैं, कुछ बुक राइटर्स इसको द्विक संख्याएं भी कहते हैं। द्विक संख्याएं कहते हैं ना, इसमें एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, इसलिए मैं वो बता के चलता हूं आपको ना, ठीक है। द्विक अनुपात कहीं को मैंने देखा था, द्विक अनुपात द्विक संख्याएं भी कहते हैं, द्विक हाँ द्विक संख्याएं भी इनको कहा जाता है, द्विक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इनको कहते हैं डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज, रेशो TIOS, है ना, रेशोज। क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशोज भी हम लोग इनको कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं डायरेक्शन रेशो क्या होता है। और डायरेक्शन रेशो को समझने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम शॉर्टकट में DRs कह देंगे, किसी भी रेखा के DRs हम लोग कह देंगे, DRs, ठीक है। तो क्या होती हैं, ठीक है, DRs क्या होता है, 3
ऐसी संख्याएं, 3 ऐसी संख्याएं हम लोग मान लेते हैं कि माना उनको मैं यही मान के चलता हूं ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। 3 ऐसी संख्याएं ए बी सी जो द्विक कोसाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि क्या, डीसीज, ठीक है ना, डीसीज के प्रोपोर्शनल हो यानी कि समानुपाती हो। क्या हो बच्चों? समानुपाती हो, द्विक अनुपात कहलाती है। द्विक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशोज अनुपात यानी कि क्या, डी आर्स, है ना, कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, कहलाती हैं। अभी नहीं क्लियर हुआ ना, क्लियर करते हैं। हमने माना संख्याएं मान के लिए एबीसी, तो इसका मतलब, और हमारे डी आर डीसीज क्या होती हैं? डीसीज क्या लेके चलते हैं बच्चों हम लोग? एलएमएन, एलएम और एन। ये एबीसी एलएमएन के अगर समानुपाती हो जाएंगी यानी कि ए अपॉन एल बराबर बी अपॉन एन इज इक्वल टू सी अपॉन एम अपॉन सी अपॉन एन, अगर इनका अनुपात समान हो जाए तो एबीसी जो है वो डी आर्स कहलाते हैं किसी भी रेखा के, ठीक है ना। तो 3 ऐसी संख्याएं जो द्विक कोसाइन के समानुपाती हों किसी रेखा के, क्या कहलाएंगे? एबीसी। किसी भी रेखा के किसी रेखा के जिसके हम लोग, उस रेखा की जिसके ये डीसीज हैं उसके ये डीआर्स कहलाएंगे। इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ जाएगी तो फिर आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको समझ में सब चीजें आ जाएंगी। अब डीसीज को निकालने का एक तरीका होता है बच्चों, ठीक है ना। मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, जरा थोड़ा सा मैं पानी पी लूं क्योंकि बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी 1 मिनट रुको बच्चों। चलिए, तो अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक बात सुनो, हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे पढ़ेंगे एक्सरसाइज के अंदर जिसमें हमें डी आर्स दिए होंगे। क्या दिए होंगे बच्चों? डी आर्स। यदि, देखो सुनो ध्यान से, यदि डी आर्स यानी कि डायरेक्शन रेशोज ए बी सी दिए हों, यानी कि क्या दिए हों, ए कोमा बी कोमा सी, अगर दिए हों, दिए गए हों, तो एल यानी कि डीसीज अगर हमें निकालना पड़ जाए, डीसीज यानी कि एल एम और एन ज्ञात करने के लिए हम ये 2-3 पॉइंट याद रखेंगे कि हम लोग जब एल निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे बेटा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको अगर एम निकालना है तो आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां पर ए बी सी क्या है? डी आर्स हैं, किसी भी रेखा के डी आर्स हैं। और एन निकालने के लिए बच्चों सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। इस बात को हम लोग थोड़ा और अच्छे समझने के लिए अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी किताब उठा लोगे बच्चों, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 दिया गया है और उसमें कहा है कि हमें किसी भी रेखा के, यदि एक रेखा के, उसने कहा है यदि एक रेखा के डी आर्स मतलब डायरेक्शन रेशोज क्या क्या दिए हैं उसने? 2, -1 और -2 हैं। तो मेरे को क्या निकालना है? डीसीज निकालना है। मुझे क्या निकालना है? तो डीसीज यानी कि एल कोमा एम तथा एन ज्ञात करो। हमें ये बात कही है, ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल है। तो वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। ये पहला वाला ए हो जाएगा क्योंकि डीसीज है, डीआर्स है ना, ये वाला बी ले लेंगे और ये वाला हमारा सी हो जाएगा। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर मैं एल निकालना चाहता हूं तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, एल निकालने का तरीका है ए अपॉन अंडर रूट, ठीक है ना, ए अपॉन यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर
ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि आ जाएगा 2 बटे, ये 9 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारा जो डीसी आ जाएगा पहले वाला एल जो है वो 2/3। ऐसे ही हम लोग एम निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों -1 अपॉन अंडर रूट में, यही वाली चीज आ जाएगी तो 3 ही लिखते हैं डायरेक्ट भाई, सेम चीज आएगी ना, सेम चीज आएगी 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, -1 अपॉन अंडर रूट 9 आ जाएगा, फिर से माइनस का 1/3। ऐसे ही हम लोग देखेंगे एन निकालना अगर हम लोगों को पड़ेगा तो ये आ जाएगा -2/3। आप लोग समझ गए होंगे, इतनी बड़ी कोई बढ़िया मतलब गहरी बात नहीं है, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं, एक नोट लिखते हैं, इसको पहले नोट कर लो आप लोग, उसके बाद एक नोट लिखते हैं और फिर आगे के क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर कोई लाइन हमें गिवन है और उस लाइन पर 2 पॉइंट बताऊं, ठीक है, इस बात को समझना है बहुत अच्छे से। अभी इसको चाहे नोट बना के लिख लो, फॉर्मूला कुछ भी समझ लो, क्या कि यदि कोई रेखा बिंदुओं x1, x2 x1, y1, z1 तथा x2, y2 और z2 से होकर जाती है तो रेखा के डीआर्स क्या बनेंगे, रेखा के द्विक अनुपात यानी कि जो डीआर्स होंगे, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, आपको समझना है। डीआर्स होंगे x2 - x1, ये पहला डीआर्स हो जाएगा, फिर y2 - y1, ये दूसरा आ जाएगा, और z2 - z1, यानी कि ये तो आ जाएगा आपके पास में a, ये आ जाएगा आपके पास में b और ये आ जाएगा आपके पास में c। क्लियर है आप लोगों को, है ना। ABC निकालने का तरीका क्या रहेगा, अभी मैं एग्जांपल आपके सामने अगर करूं, थर्ड एग्जांपल, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और रेखा के अगर डीसीज चाहिए, रेखा के अगर हम लोग चाहते हैं क्या, डीसीज चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, आपको पता है x2 माइनस x1 बटे अंडर रूट ऑफ इनके स्क्वायर का योग, है ना। यही तो करते थे हम लोग, क्या करते थे बच्चों, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे L निकालना है मेरे को तो L निकालेंगे अंडर रूट ऑफ इनके स्क्वायर का योग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे L। बेसिकली है क्या, पिछले वाला फॉर्मूला ही है, क्योंकि ये A है, ये A है, ऊपर वाला A माना है हमने, नीचे वाला अंडर रूट में वही तो आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। लेकिन हमने इसको कैसे लिखा, कार्तीय रूप में लिखा, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग m निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा y2 - y1 अपॉन अंडर रूट के अंदर वो ऊपर वाली पूरी चीज आ जाएगी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। फिर अगर हम लोग n निकालना चाहेंगे तो वो भी z2 - z1 अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा बच्चों कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी c अपॉन अंडर रूट ऑफ आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह सकते हैं। ABC क्या है, ABC हमारे DRs हैं, इस बात को समझ लेना है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप अपनी किताबें उठाओ जरा और देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से होके जा रही है। पहला पॉइंट हमारा है -2, 4 एंड
मैं चौक ले लूँ जरा, चौक मज़ेदार नहीं चल रही है हमारी, ठीक है ना। 4 एंड माइनस के 5, ठीक है ना, माइनस के 5। और दूसरा एक पॉइंट और है, और वो पॉइंट है 1,2,3, ठीक है ना। इसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डीसीज निकालने हैं। व्हाट वी वांट टू फाइंड, हमें क्या चाहिए बच्चों, डीसीज चाहिए। तो डीसीज से पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, डीआरस निकालने पड़ेंगे, यानी कि पहले एबीसी निकालने पड़ेंगे, तब जाके हम एलएमएन निकाल पाएंगे। पहले डीआरस निकालेंगे फिर डीसीज निकलेंगे। और हमने बताया ही कि अगर आप एबीसी निकाल लोगे तो फिर डीसीज निकालना बहुत आसान है। तो आप लोगों को क्या बताया मैंने, रेखा, इसको रेखा को हम कैपिटल एल कह लेते हैं। तो रेखा एल के डी आर्स डायरेक्शन रेशोज क्या बनेंगे, ए क्या बनेगा बेटे, हमने बताया अभी x2 माइनस x1। तो आप इसको कंसीडर कर लो, इसको मान लो कि क्या है कि ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2। तो x2 माइनस x1 मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस -2, इसका मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि b आ जाएगा हमारे पास में कितना, y2 माइनस y1, दैट इज इक्वल टू आपके पास में, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 4, इसका मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। और c जो आएगा वो आ जाएगा हमारा z2 माइनस z1, इसका मतलब 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। तो हमारे डी आर्स जो है वो तो 3 माइनस 2 और 8 आ गया, ठीक है ना। अब हमें डीसीज चाहिए, आपको क्या चाहिए, डीसीज। तो डीसीज के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, डीसीज के लिए हम लोग सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, ये फॉर्मूले लिखे हैं। तो एल निकालेंगे तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, मतलब a क्या है हमारे पास 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 68 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व कर लेंगे अगर 3 बटे अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 64। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यो अंडर रूट 68 और 9 होते हैं 77, 3 अपॉन अंडर रूट 77। तो हमारा पहला डीसी कितना आ जाएगा बच्चों, 3 अपॉन अंडर रूट 77। दूसरा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा आपके पास में b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। और वही इसकी वैल्यू निकालिए अंडर रूट 77, माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 77, और जो n हो जाएगा वो आ जाएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 बटे अंडर रूट 77। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होंगी सब बातें, क्लियर है आप लोगों को। चलिए इसको जरा फटाफट से नोट करो, फिर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के पास चलते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और बचता है, ठीक है। चलिए देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 4 में तो बहुत सिंपली उसने कहा कि x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के द्विक कोसाइन याद करो। उदाहरण नंबर 4, ये ऑब्जेक्टिव भी कई बार आ जाता है अलग से करके। तो हमें सबसे पहले x अक्ष के डीसीज निकालते हैं, ऐसे फिर y के निकाल देंगे। तो एक डायग्राम बना के देख लो पहले, सीधी सी बात है। दिस इज व्हाट, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। अब सुनो अल्फा कितना बनेगा, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है x अक्ष का, x अक्ष से बना कोण। लेकिन जब हम लोग बात ही x अक्ष की कर रहे हैं तो x अक्ष अपने आप में 0 डिग्री का कोण बनाएगा। बीटा क्या होता है कि जो, क्योंकि हम लोग इसका ही निकाल रहे हैं, बेसिकली हम लोग इस x अक्ष का ही डीसीज निकाल रहे हैं, तो ये अपने आप में तो 0 का एंगल बनाएगी, लेकिन y के साथ में कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। और गामा भी हमारा कितना आ जाएगा बेटे, 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है ना आपके पास में। तो अलग अलग बताना ना सबको हम लोगों को, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, तो x अक्ष के डीसीज क्या बन जाएंगे, फिर x अक्ष के डीसीज क्या बन जाएंगे, x अक्ष के डीसीज तो cos अल्फा cos 0 डिग्री, cos बीटा 90 डिग्री, cos गामा यानी कि फिर 90 डिग्री। तो ये cos 0 1 होता है, 1 0 0। तो हमारे पास में x अक्ष के डीसीज तो हो जाएंगे बेटा 1 0 0,
फिर इसी तरीके से अगर वाई अक्स के लिए बात करें, वाई अक्स के लिए तो अल्फा इज व्हाट, अल्फा एक्स एक्स के साथ में एंगल, ये वाई अक्स एक्स एक्स से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और बीटा कितना आ जाएगा अपने आप से 0 डिग्री एंगल बनाएगा, और गामा सभी ये 90 बनाएगा। तो इसके डीसीज क्या आ जाएंगे बच्चों, इसके डीसीज आ जाएंगे डायरेक्ट कॉस अल्फा यानी कि कॉस 90 कॉमा कॉस 0 कॉमा कॉस 90, इसका मतलब इसके डीसीज आ जाएंगे 0,1,1। तो ये हो गया वाई एक्सिस के डीसीज, लिख लेना अपने हिसाब से ना। फिर जेड एक्स के आप स्वयं करें, जेड एक्स के लिए तो बेटे अल्फा तो 90 बनेगा, बीटा भी 90 बनेगा, लेकिन गामा जो है अपने आप में वो 0 डिग्री बनाएगा, बाकी काम खुद से कर लेंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल और है जिस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, बाकी और कुछ काम बचता नहीं है। आप लोग बिल्कुल तैयार हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोगों को 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कह रहे कि दर्शाइए कि, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं क्योंकि इसमें समझाने लायक बात है। दर्शाइए कि जो बिंदु है बच्चों A 2 3 -4 और B जो है आपके पास में 1 -2 और 3, और एक पॉइंट और दिया है बच्चों C हमें, और 3,8 और माइनस के 11 संरेख है, ये हमें दिखाना है। संरेख, संरेख दिखाने के हमने 2 तरीके, लगभग 3 तरीके पीछे पढ़ लिए हैं, है ना। हमने एक तरीका कक्षा 11 में भी पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा करके। एक हमने वेक्टर, 2 तरीके हमने वेक्टर में पढ़े हैं, अब यहां पर रेखा में पढ़ सकते हैं। देखो अगर ये संरेख होंगे, सीधी सी बात है, तो कुछ इस तरीके से होंगे कि यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात एक है, क्लियर है कि ये एक ही लाइन पर होंगे। तो अगर मैं रेखा AB का DR निकालूं और रेखा इसके DR निकालूं, ठीक है ना, तो वो समानुपाती होने चाहिए, ठीक है। समानुपाती का मतलब है, या फिर ये कहें इसके डीसीज और इसके डीसीज सेम होने चाहिए। अगर इसके डीसीज सेम हो गए, ए बी के डीसीज भी वही है, या ना, डीसीज भी वही है जो बीसी के डीसीज हैं। और एक बात सुनो, इनमें एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि रेखा, ये तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा में हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करें, इनके डीसीज निकालने हैं, या फिर डीआरस को समानुपाती भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में ये नोट ध्यान रखें, नोट ध्यान रखें कि क्या समांतर रेखाओं के डी आर्स, जो इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, डी आर्स समानुपाती होते हैं। तो डीसीज के बारे में बात ही करना बेकार है। हम क्या करते हैं, इसके डीआर निकालते हैं, इसके डीआर निकालते हैं। अगर वो समानुपाती आ गए तो हम एकदम से कहेंगे, झटके में कहेंगे कि सर ये संरेखीय, क्योंकि बी पॉइंट तो क्या है, कॉमन है। चलो देखो मैं दिखाता हूं, उसने क्या दिया है बेसिकली, ए पॉइंट जो दिया है वो दिया है 2,3 एंड -4, बी पॉइंट जो दिया है 1 -2 और 3, सी पॉइंट जो दिया है वो 3, 8 और -11 दिया है। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं रेखा, ध्यान से देखेंगे, रेखा ए बी के डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं भी सिखाया मैंने, y2 - y1। तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो 1 - 2 कोमा -2,3 एंड -3 -4, तो यानी कि आ जाएगा -1, -5, 1, ठीक है। तो ये डीसीज आ जाएंगे बच्चों किसके, पहले वाली लाइन के, ठीक है। ये डीसीज आ जाएंगे, ये 3+ का है ना, 3+ का है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा ये। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रेखा जो हमारे पास में रेखा अगली बीसी है, बीसी के हम लोग डीआरस निकाल रहे हैं। मैं थोड़ा सा बोल गलत रहा हूँ, डीसीज ने डीआरस निकाले, ये इनसे हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, डीसीज निकाला जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सिखाया है मैंने।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको x1 ये y1 ये z1 ये x2 y2 z2 3 माइनस 1 कोमा 8 माइनस 2 कोमा -11 माइनस 3। तो देखोगे यहां आ जाएगा 2 कोमा 10 कोमा 14 माइनस का। तो आप देखो क्या ये समानुपाती हैं। अब हम देखते हैं -1/2 बराबर होगा -5/10 के, बराबर होगा 7/-14 के। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे ही -1/2, इसको काट लो -1/2, इसको काट लो -1/2 हो जा रहे हैं। तो ये बात कहेंगे हम लोग कि यहां पे लिखता हूं मैं कि रेखा AB तथा BC के DRs समानुपाती हैं। क्या है बच्चों? समानुपाती हैं। अतः AB और BC जो होगी, BC इस नोट के अकॉर्डिंग समांतर होंगे। क्या होंगी? समांतर हैं। लेकिन एक बात देखो, अगर एक रेखा इसके समांतर है और इनमें कोई पॉइंट उभयनिष्ठ है तो फिर कैसे समांतर हो जाएंगे? ऐसे थोड़े समांतर होती है कि यहां बी पॉइंट और ये निकल गया, नहीं। इसमें लिखेंगे चूंकि बी पॉइंट बिंदु बी उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। दिस इज कॉमन। क्या है ये? कॉमन है ना, कॉमन है। अतः A, B, C संरेख होंगे, संरेख हैं। भाई बी उभयनिष्ठ है, भाई देखो दो रेखाएं समांतर है, तो अगर समांतर हैं तो इनमें कोई भी पॉइंट उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। अगर वो पॉइंट इस पे है तो इस पे नहीं होगा, इस पे है तो इस पे नहीं हो सकता। एक ही केस में कॉमन पॉइंट कॉमन हो सकता है। वो केस क्या है कि जब रेखा एक दूसरे के ऊपर ही हो जाए, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, A, B और C। तो इस कहानी को हमने समझा दिया आपको, बस और कुछ नहीं इसके अंदर करना है आपको। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई करें, सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।